Assalamu alaikum students. I am your teacher Mrs. Saida Bano, and today we are going to start chapter 25 of biology. First of all, I want to say welcome to you in my class. Today's chapter is ecosystem, which is the 25 chapter in your book. The headlines of our today's lecture is, first of all, there is introduction of ecosystem, then we will study some definitions, then next is the components of ecosystem, and we will also study the levels of ecosystem. The other topic is habitat, niche and types of ecology. So first of all, I want to tell you about ecosystem. This word, as you know, consists of two parts. फर्स्ट इज़ द इको, अदर इज़ द सिस्टम. अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था इकोलॉजी. तो जो वर्ड इको है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इकोलॉजी. और सिस्टम हम किसे कहते हैं? सिस्टम व्हेन वी आर स्टडीइंग सम parts which are functioning as a unit, it is called system. So ecosystem means that we are studying biological community together with its associated abiotic environment. So the definition of ecosystem, it is the study of biological community associated with its environment. As you are looking at your screen, ecosystem is the study of biological community associated with its environment. कि इसमें हम क्या करेंगे? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को स्टडी करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ मिला के. बायोलॉजी से ड्राइव हुआ है. बायो किसे कहते हैं? लाइफ को. तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी. सो द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एसोसिएटेड विद इट्स एनवायरनमेंट. कि इसमें हमने ये स्टडी करना है कि किसी भी जगह पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी बना रहे हैं, उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है. अब हम इसके पहले वर्ड की तरफ जाते हैं, इको. इको इज ड्राइव फ्रॉम इकोलॉजी. इकोलॉजी is composed of two words, oikos means family or household, and logy means to study or discuss. So the ecology is study of relationship of living organisms to their environment, and this term was introduced by a German zoologist Ernest Haeckel in 1866 and he called it ecologic. ठीक है कि मोस्टली जितनी भी टर्म्स हम पढ़ते हैं ना, तो कोई ग्रीक वर्ड है, कोई इंग्लिश वर्ड उसकी ओरिजिन है, कोई इटालियन है. तो अब ये जो वर्ड है इकोलॉजिक, ये एक जोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैकल. उसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करने के लिए 1866 में ये टर्म डिवाइस की थी. तो एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. अब दूसरा हम बार बार इसमें यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप अपने एनवायरनमेंट के साथ. सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस अंडर विच ऑर्गेनिज्म लिव्स. ठीक है कि अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशल कंडीशन में रहता है. हर जगह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट हमारी अर्थ पे नहीं पाया जाता. हर ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, उसकी फिजियोलॉजी जो है वो इस तरह की है कि वो एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, दूसरी कंडीशन में वो
या तो बहुत मुश्किल से रहेगा, उसके अंदर अडेप्टेशंस नहीं है, वो इजी फील नहीं करेगा। और तो जिन कंडीशंस में वो इजीली सरवाइव करता है, जिसके लिए उसकी फिजियोलॉजी उसे अलाउ करती है, तो वो वाली कंडीशंस जो हैं नॉन लिविंग कंडीशंस उसकी सराउंडिंग में, उसको हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। और बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कंडीशंस। अब बायोलॉजी, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, बायो से। तो बायोलॉजिकल कंडीशंस आर दोज कंडीशंस विच आर लिविंग कंडीशंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर फ्रॉम kingdom Monera to kingdom Animalia. All 5 kingdom contain living organisms. Any type of living organism which is present around us, it may be a microorganism, bacteria, prokaryotic or eukaryotic unicellular organism, multicellular organisms, eukaryotic like simple protists, fungi, any member from the kingdom Plantae or from kingdom Animalia, they form the लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकता है। तो जिस किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो कौन से वाला होगा? बायोलॉजी, हम उसे बायोलॉजी के अंडर कंसिडर करेंगे। और वो वाली एनवायरनमेंट की कंडीशंस जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कहीं पे भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो अगर एनवायरनमेंट के रेफरेंस से स्टडी करेंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए क्या बनाएंगे? बायोलॉजिकल कंडीशंस। और फिजिकल कंडीशंस और नॉन लिविंग कंडीशंस। अब देखें, हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या बाकी सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड फिजिकल कंडीशंस। सो लुक एट दिस डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर बुक। इसमें क्या दिखाया हुआ है? एक इंडिविजुअल दिखाया हुआ है जिसको आप अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पे होता है तो वो आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ठीक है, उसका अपने स्पीशी के, अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है, उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है, उसका अपने नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स जो हैं उसके एनवायरनमेंट में उनके साथ भी रिलेशनशिप होता है। अब इसमें देखें कि उन्होंने दिखाया हुआ है, सबसे पहले देखें पीपल। पीपल क्या होंगे? उसी की स्पीशी के उस जैसे लोग, या अगर हम हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द दूसरे लोग रह रहे हैं, हमारे नेबर्स हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी आप लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है कि मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ और इन टर्न उसके लिए मैं अर्न कर रही हूँ, और वो जो अर्निंग है उसका मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं उससे अपनी एवरीडे नीड्स जो हैं, जो मुझे पे मिलेगी, उससे पूरी करूँगी। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल जो है उसका कहीं पे भी किसी भी एनवायरनमेंट में जो होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या कोई और एनिमल है, तो वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप उसका होता है। चाहे कोई दूसरा एनिमल उसको खा ले, कोई उसको में डिजीज़ कॉज कर दे, कोई उसमें उसके साथ compete करे। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। सो other factor is the relationship of this individual which is sitting in your book is with other types of animals। एक तो people जो लिखा हुआ ना, इसका क्या मतलब है कि इसी के अपनी स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स, स्पीशी क्या होती है? members of the single population which can interbreed among themselves and produce fertile offsprings। तो जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है, तो बाकी ह्यूमन बीइंग के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट उसके एनवायरनमेंट में, उसके इर्द गिर्द, जैसे किसी से वो फूड लेता है, आप लोग चिकन खाते हो, वो भी एनिमल है। आपके इर्द गिर्द इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, कोई आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई डिकम्पोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ
क्या रिलेशनशिप है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिखा हुआ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। वो प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जो हमें आँख से नज़र नहीं आएंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहीं पे फूड रख देते हैं, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना, आजकल गर्मियों में दूध फ़ौरन फट जाता है। तो क्या होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ख़राब करते हैं, ठीक है। खाना रख दें वो फ़ौरन ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये बेनिफिशियल काम कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जमा नहीं होने देते और उससे अपनी फूड भी लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। फिर नॉन लिविंग जो सोर्सेज हैं हमारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, उसमें क्या है, लाइट है, एयर है, फिर ग्रेविटी है, एयर प्रेशर है, टेम्परेचर है, वाटर है। तो फूड में हम लिविंग सोर्स से भी ले सकते हैं, नॉन लिविंग सोर्स से भी। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हम या हमारे एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमें, वो क्या है, प्लांट्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है किसी भी एनवायरनमेंट का, वो क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो जो हमारी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है वो कौन सी वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी। लेकिन हाँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ में है वो सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना। तो प्लांट्स जो है उनमें क्लोरोफिल होता है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसी एनर्जी को प्लांट्स जो हैं उस जो फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेस्पिरेशन करके एनर्जी रिलीज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और प्लांट से ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड की फॉर्म में वो सोलर एनर्जी जो है, जो कि फूड के बॉन्ड में होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, उसको लेते हैं और फिर रेस्पिरेशन करके उसे एटीपी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूसर्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स और फॉर देयर एनर्जी रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब ये देखें कि एक लिविंग इंडिविजुअल है, उस पे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट के, वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब living factors of the environment, they are called biotic factors living factors, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स जो हैं इस स्लाइड में आप लोग देखें, these are the living components or living factors of the environment and these are microorganisms, animals, plants, fungi or any other type of living organism. It may be micro or macro. Next factors which you have seen in this diagram, they are abiotic or non-living factors and these are atmosphere. हमारे इर्द गिर्द जो है वो एयर है, किस फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर की फॉर्म में। तो अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा, हमें गैसेस अवेलेबल नहीं होगी जो हमारे सर्वाइवल के लिए चाहिए। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई लाइफ हमारी अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके बाद ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के लिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उस कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनते हैं उससे जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी रिलीज़ करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी हम अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं सॉरी। फिर क्लाइमेट, ये भी एबायोटिक या फिज़िकल फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट का। तो क्लाइमेट क्या है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन ईयर आफ्टर ईयर प्रिवेल करती हैं या जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रही हैं टेम्परेचर की, कभी सर्दियां हैं, कभी गर्मियां हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, हवा में कभी मॉइस्चर ज़्यादा है, कभी कम है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके एनवायरनमेंट में क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट करती है। फिर उसके बाद सॉइल है। तो सॉइल जो है, ये सारे जितने भी केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उसका रिजर्वायर क्या है, सॉइल है। सॉइल से कहाँ पे आते हैं, प्लांट्स से एनिमल्स, और इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के दरमियान में
जितने भी एलिमेंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स जो आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हम लेते हैं, तो वो उनका रिजर्वायर क्या है, सॉइल से ही हम लेते हैं। और नेक्स्ट नॉन लिविंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज़ वाटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और हमने पढ़ा भी था पहले कि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहा है। तो वाटर जो है वैसे तो हमारा एक न्यूट्रिएंट भी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अपनी बॉडी में वाटर चाहिए। आप डेली पानी पीते हो, डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें जो एंजाइम्स हैं वो जब तक एक्वस एनवायरनमेंट में नहीं होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें वाटर इन्वॉल्व होता है, किसी में सिंथेसाइज होता है, किसी में कंज्यूम होता है। और फिर वाटर हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है, फिर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है। तो वाटर जो है इस पे ही लाइफ डिपेंड कर रही है। फोटोसिंथेसिस जो है उसका प्रोसेस भी वाटर पे डिपेंड करता है, उसका रॉ मटेरियल भी वाटर है। लेकिन हमारी अर्थ पे वाटर जो है, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे लाइफ होगी, जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ पे लाइफ नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है लाइट और वाटर हैं। लाइट और वाटर नहीं होंगे तो किसी भी एनवायरनमेंट में जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, कि हम एक सिस्टमेटिकली किस चीज़ को स्टडी करते हैं ना, तो हम एब्रप्टली स्टडी नहीं करेंगे। उसमें कुछ लेवल्स होंगे, एक यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हमने किस लेवल पे स्टडी कर सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में रोल प्ले कर रहा है। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अ सिंगल मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो अब देखें कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है, आप अपने आप को ही कंसीडर कर लें तो क्या है, आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट आपको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। आजकल जैसे हाई टेम्परेचर्स हैं वो सूटेबल नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 36.5, ठीक है। और एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स आजकल क्या जा रहे हैं अबव 40। तो उसका क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में हीट आ रही है जिसकी वजह से हम इफ़ेक्ट होते हैं। तो सूटेबल टेम्परेचर जो हमें चाहिए, एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स आजकल उस रेंज में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमें कुछ अनईजी फील होता है। तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे किसी सिंगल इंडिविजुअल पे या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किसी भी जगह पे उनको इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जो इकोसिस्टम को जिस लेवल पे स्टडी करेंगे वो क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल। नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन इज़ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर स्पीशी एंड लिविंग इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया एट सेम टाइम, ठीक है। कि किसी भी एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल एक जगह पे एक वक्त में रह रहे हैं उसको वहाँ की पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे हमारा जो सिटी है इस वक्त जितने यहाँ पे लोग हैं वो किस चीज़ की पॉपुलेशन है, हमारे सिटी की पॉपुलेशन है। किस चीज़ की? ह्यूमन बीइंग की। अगर हम कंसिडर करें पूरे डिस्ट्रिक्ट की में कितने ह्यूमन बीइंग हैं तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन होगी ह्यूमन बीइंग की। अगर हम देखें हमारा जो प्रोविंस है उसमें कितने लोग रह रहे हैं तो वो प्रोविंस की। और ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की देखें तो तकरीबन कितनी है 22 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो हमारे पाकिस्तान की है। लेकिन ये किस चीज़ की पॉपुलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की। इसी तरह बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ पे, उन सब के जितने इंडिविजुअल है किसी स्पेसिफिक एरिया जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें जितना भी नंबर होगा उनका वो वहाँ की उस स्पीशी की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन होती है इसमें भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो
आइसोलेटेड फॉर्म में एक पॉपुलेशन जो है वो नहीं रह सकती, बल्कि क्या है, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशंस के साथ, दूसरे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप होता है। नॉन लिविंग या फिजिकल फैक्टर्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी, जैसे कि अपनी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के साथ वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए compete कर रहे होते हैं कि जो दूसरे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को ही हम लेते हैं या किसी और एनिमल को लेते हैं, तो जो उसके फूड रिसोर्सेज हैं बाकी भी उसकी स्पीशी के मेंबर के फूड रिसोर्सेज वही होंगे, इसलिए वो उसके लिए भी compete करेंगे, उसके लिए उनके साथ। फिर जो एक स्पीशी के इंडिविजुअल को